नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक सिंह आपके सामने तथागत सिविल सर्विसेज क्लास में फिर से उपस्थित हूं। आज हम लोग यहां पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो विभिन्न अवधारणाएं थी, चाहे वो ऋग्वेद की अवधारणा हो, चाहे हर्शल की अवधारणा हो, टॉलमी थे, जॉर्ज लेमेत्रे थे, जॉर्ज लेमेत्रे के साथ रॉबर्ट वैगनर थे, या अन्य जो भी वैज्ञानिक थ्योरीज रही हैं, चाहे कॉपरनिकस और आपकी गैलीलियो सहित, तो उन सभी के विषय में पढ़ा था। साथ में ही पिछली क्लास में ही हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। आकाशगंगा जो निहारिका से ही स्वरूप से बनकर या उसकी कारण ही उत्पत्ति होती है, जिसकी आकाशगंगा में विभिन्न प्रकार के सौरमंडल के भीतर सूर्य के भीतर ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे या अन्य प्रकार के उल्कापिंड या अन्य ग्रह जो पिंड हो सकते हैं, उन सभी के विषय में हमने सामान्य ढंग से केवल जानकारी प्राप्त की थी। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर बहुत सारे सिद्धांत हैं। खासतौर से 4 अलग अलग सिद्धांत प्रचलित किए गए हैं। प्रचलित क्या है, मतलब जो भी वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, आधुनिक वैज्ञानिकों ने, उन्होंने प्रस्तुत किए। लेकिन प्रमुख रूप से 2 सिद्धांतों की मान्यता ज्यादा है, और उस 2 सिद्धांत में भी केवल एक ही सिद्धांत आजकल मान्य है। बाकी 3 जो सिद्धांत हैं उनको किनारे कर दिया गया। जिन 2 सिद्धांतों की बात मैं कर रहा हूं उनमें पहला है सतत सृष्टि का सिद्धांत, दूसरा बृहद विस्फोट का सिद्धांत। ये 2 की मान्यता ज्यादा है, लेकिन वर्तमान में केवल और केवल यही बृहद विस्फोट का सिद्धांत, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, केवल वही तक ही सीमित बचा है पूरा की पूरी थ्योरी। भविष्य में कौन सी जानकारियां आएंगी वो तो अलग विषय है, लेकिन आज के समय में जो हमारी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण बात है वो है बृहद सिद्धांत, जो बृहद विस्फोट का सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी जिसे कहें। तो आइए इसको समझते हैं। समझने का स्वरूप ये है कि इनके विषय में कौन कौन से बातें हैं, कौन कौन से विषय हैं, कौन से वैज्ञानिक हैं इत्यादि। देखिए, जब हम पहला वैसे तो 4 हैं, लेकिन केवल 2 को ही पढ़ेंगे, 2 को भी नहीं, केवल 1 को ही पढ़ेंगे, केवल इसको समझेंगे। सतत सृष्टि का सिद्धांत, इसको देने वाले लोग थे थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉन्डी। ये 2 वैज्ञानिक, इनके द्वारा जो दिया गया, इनके अनुसार सतत सृष्टि का, सतत मतलब कंटिन्यूअस, लगातार, निरंतर होने वाला। इनका ये कहना था कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई वो खाली जगह के आधार पर हुई है, और जहां जहां खाली जगहें होती हैं उन स्थानों को भरने के लिए ब्रह्मांड में कणों के माध्यम से नई चीजों की उत्पत्ति होती रहती है। नई चीजें ग्रह हो सकती हैं, आकाशगंगाएं हो सकती हैं, उपग्रह हो सकते हैं, या सूर्य हो सकते हैं, या तारे हो सकते हैं अन्य, तो कुछ भी हो, उनकी उत्पत्ति होती रहती है निरंतर। ये प्रक्रिया, कुछ खत्म होते हैं, कुछ बनते हैं, कुछ खत्म होते हैं, कुछ बनते हैं। वो खाली जगह भरने के लिए दूसरे कहीं ना कहीं पिंड आते जाते हैं। तो बस ये है इनकी थ्योरी। इसीलिए इस थ्योरी को मान्यता नहीं दी गई, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि आखिर ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ। उन्होंने तो केवल कहा कि खाली जगह को भरने के लिए पिंड आते हैं, भरते चले जाते हैं, बस ऐसा हो जाता है। दूसरी थ्योरी है, वो है बृहद विस्फोट की थ्योरी या का सिद्धांत, जो जॉर्ज लेमेत्रे का है, जिसे एक शब्दावली में हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। देखिए, बिग बैंग थ्योरी जो जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दी गई वो बहुत प्रचलित है, ध्यान रखिएगा। और पूरा का पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्तमान जो परिभाषाएं हैं वो इसी पर आकर केंद्रित हो जाती हैं। विश्व के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक, चाहे आपके आइंस्टाइन हो, चाहे आपके स्टीफन हॉकिंग हो, इन दोनों वैज्ञानिकों ने, जो इस क्षेत्र के महारत हासिल किए हुए वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी जॉर्ज लेमेत्रे की इस सिद्धांत को समर्थन प्रदान किया है और बिग बैंग थ्योरी को मान्य किया है। इसका मतलब है कि ये जितने भी विश्व के वैज्ञानिक हैं वो आजकल बिग बैंग थ्योरी को ही मानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी के आधार पर ही हुई। ध्यान रखिएगा। तो जॉर्ज लेमेत्रे कौन थे? जॉर्ज लेमेत्रे बेल्जियम के पादरी थे, ध्यान रखिएगा, बेल्जियम के पादरी थे। पादरी भी कह सकते हैं, 17वीं शताब्दी के व्यक्ति हैं। उस दौर में वैज्ञानिक तो नहीं कह सकते, पादरी ही कह सकते हैं। तो पादरी थे और वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। और जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग थ्योरी की, बृहद विस्फोट के सिद्धांत की कल्पना की थी। लेकिन इनकी कल्पना, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि जब मान्यता नहीं मिली, बहुत लंबे समय बाद रॉबर्ट वैगनर
बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक ये भी हैं भूविज्ञान के। और रॉबर्ट वैगनर ने ही पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत, कई सारे सिद्धांत और पृथ्वी की आंतरिक स्थितियों के सिद्धांत और पैंजिया द्वीप कैसे धीरे धीरे टूटकर आज का आधुनिक प्रकार का जो कहीं न कहीं जो विश्व है वो बना, धरातल बना, उसका सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया। और रॉबर्ट वैगनर वो व्यक्ति थे जिन्होंने जॉर्ज लेमेत्रे के इस सिद्धांत को बाकायदा व्याख्या की और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। जॉर्ज लेमेत्रे ने तो सिद्धांत दिया था, लेकिन इसको दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कार्य किया था रॉबर्ट वैगनर ने। ये ध्यान रखिएगा। इस सिद्धांत में है क्या, बिग बैंग थ्योरी जिसे कहें आखिर लेमेत्रे की, उसमें क्या है। देखिए, लेमेत्रे की बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो एक ठोस पिंड के रूप में था। ठोस पिंड, ध्यान रखिए, ये ठोस पिंड था। जबकि ऋग्वेद भी कहता है कि जो पूरा हमारा ब्रह्मांड था वो एक छोटे से बिंदु के रूप में था। और लेमेत्रे भी यही बात कहते हैं कि जो पूरा ब्रह्मांड था वो ठोस पिंड के रूप में था। इसी पिंड के भीतर हाइड्रोजन से हीलियम बनने, अर्थात हाइड्रोजन हीलियम का रिएक्शन होता है या हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। एक तरह से नाभिकीय संलयन की ये प्रक्रिया थी। उस प्रक्रिया के कारण ही इसके भीतर अचानक से बहुत तेज, बहुत ज्यादा एनर्जी बनना शुरू हो गई। और उस एनर्जी की वजह से ये जो बिंदु था या ठोस पिंड था वो कहीं ना कहीं फट गया, अर्थात उसमें विस्फोट हो गया। और विस्फोट होने का मतलब ये था कि ये जब विस्फोट हुआ तो इसके भीतर से बहुत बड़ी मात्रा में धूल कण निकले, उसके साथ ही प्रकाश निकला, ऊर्जा निकली, हाइड्रोजन निकली, हीलियम निकली, गुरुत्वाकर्षण निकला, अन्य जो फोर्स हो सकते हैं, चाहे वो आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स हो, वीक फोर्स हो, अन्य जो भी फोर्स हो सकते हैं, अन्य जो बल हैं वो निकले। उसके साथ ही बहुत सारे कण निकले और इन्हीं कणों या धूल कणों, प्रकाश, ऊर्जा इत्यादि से धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजों का निर्माण होना शुरू हो गया। ये जो विस्फोट हुआ, उस विस्फोट की जानकारी देखिए, वैसे तो अभी वैज्ञानिक लगातार लगे हुए हैं रिसर्च पे कि हम उस 13.9 अरब वर्ष पहले ये जो घटना हुई बिग बैंग थ्योरी की, ध्यान रखिएगा 13.9 अरब वर्ष पहले ये जो घटना हुई, बिग बैंग के विस्फोट की जो घटना हुई, इस विस्फोट की जो आवाज है कितनी तेज थी, कैसी थी आवाज, उसको हम सुन सकें। अभी भी वैज्ञानिक लगे हैं। जो आइंस्टाइन का क्वांटम सिद्धांत है, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर वैज्ञानिक अभी भी इसको लेकर रिसर्च कर रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स निकली थी वो ग्रेविटेशनल वेव्स आगे बढ़ते बढ़ते हमारे तक पहुंच जाए, हम उनको सुन सकें इत्यादि। वो तो खैर अलग बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये विस्फोट हुआ है और इस विस्फोट से बहुत सारी ऐसी चीजें उत्पन्न हुई जो ब्रह्मांड के निर्माण में सहायक थी। क्या, कैसे सहायक थी? इन्हीं क्रियाओं के आधार पर जो धीरे धीरे करके नाभिकीय संलयन प्रक्रिया हुई अरबों वर्षों में, उस अरबों वर्षों में ये जो धूल कण थे वो आपस में भटकते भटकते धीरे धीरे करके आपस में जुड़ने शुरू हो गए। जुड़ने जब शुरू हो गए हैं तो उस जुड़ाव की स्थिति में बहुत सारी निहारिकाएं बनी। ये ध्यान रखिएगा, इन धूल कणों की ही स्थिति में बहुत सारी निहारिकाएं या नेबुला बननी शुरू हो गई। नेबुला एक ऐसी चीज जहां पर धूल कण भी होते हैं, प्रकाश भी होते हैं, ऊर्जा भी होती है, हाइड्रोजन, हीलियम, गुरुत्वाकर्षण बल या बाकी जो फोर्सेस हो सकते हैं, घनत्व होता है, आयतन होता है, द्रव्यमान होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, घनत्व, आयतन, द्रव्यमान, ये सब कुछ जो था वो धीरे धीरे करके नेबुला में संग्रहित होने लगा। और यही जो नेबुला में संग्रहित होती हुई स्थितियां थी वो धीरे धीरे करके आकाश गंगाएं या गैलेक्सीज में बदलना शुरू हुई। तो नेबुला से फिर आकाश गंगाओं की उत्पत्ति होना शुरू हो गई, अर्थात एक ऐसा लाइट का क्षेत्र, प्रकाश का क्षेत्र, यहाँ पर ये सारे कण आकर मिलने लगे, संग्रहित होने लगे और उसी संग्रहण के कारण ही आकाश गंगाओं का निर्माण होना शुरू हो गया और आकाश गंगा के भीतर फिर बहुत सारी चीजें निर्मित होने लगी। ध्यान रखिएगा, बिग बैंग थ्योरी एक बृहद विस्फोट की थ्योरी है जो ये बताती है कि हमारा ब्रह्मांड जो था
प्रारंभिक दौर में एक 13.9 अरब वर्ष पहले एक ठोस पिंड के रूप में था। उसमें हाइड्रोजन से हीलियम बनने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई और उसके आधार पर जो बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा धीरे धीरे करके उत्पन्न होनी शुरू हुई, उसकी वजह से ब्रह्मांड इस पिंड में विस्फोट हो गया और धीरे धीरे करके अरबों वर्षों की प्रक्रिया में, करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया में धीरे धीरे करके आज का जो ब्रह्मांड है, आज की जो स्थिति है वो बनना प्रारंभ हुई। ठीक है मित्रों, तो ये ध्यान रखिएगा, जब हम इसी ब्रह्मांड की बात करें, गैसेस की बात करें, तो हमको ये ज्यादा स्पष्ट समझ में आता है। जितने भी पिंड हैं उनमें लगभग 75% तक हाइड्रोजन और 25% तक हीलियम का एक एवरेज है, लगभग समथिंग 25%, थोड़ा सा कम। तो ये जो स्वरूप है, कहीं ना कहीं हाइड्रोजन हीलियम की एक चेन रिएक्शन भी हो सकता है, ये भी संभावना है। संभावना क्या है, ये तो स्पष्ट भी कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बृहद विस्फोट का सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी है, जॉर्ज लेमेत्रे ने प्रस्तुत की थी। और साथ में ही जितने भी वैज्ञानिक है, स्टीफन हॉकिंग हो गए, आइंस्टाइन हो गए। आइंस्टाइन का नाम तो बहुत सुना ही होगा। आइंस्टाइन वो व्यक्ति हैं जिन्हें 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज भी मिला था। E=mc², उनका प्रसिद्ध फार्मूला है। साथ में प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी, फोटो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी भी उन्होंने प्रस्तुत की है। सापेक्षता का सिद्धांत भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। क्वांटम सिद्धांत भी उन्होंने प्रस्तुत किया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी उन्होंने प्रस्तुत किया। तो कई सिद्धांत उनके द्वारा दिए गए हैं इस संसार को। स्टीफन हॉकिंग भी दूसरे प्रमुख सबसे वैज्ञानिक माने जाते हैं और उनकी हाल में ही 2018 में ही मृत्यु हुई। और ब्रिटिश वैज्ञानिक थे स्टीफन हॉकिंग, जो एक व्हील चेयर पर ही उन्होंने पूरा जीवन काटा। 22 साल की उम्र में ही पैरालाइज हो गए उनकी बॉडी, और तब से लेकर अभी 70 साल की उम्र में उनका जब निधन हुआ 2018 में, तब तक वो व्हील चेयर पर ही काम करते रहे। उसके बाद भी उनके द्वारा बहुत सारी कुछ किताबें लिखी गई और बहुत सारी थ्योरीज प्रस्तुत की गई जो खासतौर से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, जिसमें सबसे प्रमुख थ्योरी है टाइम से संबंधित और दूसरी प्रमुख थ्योरी है हमारे ब्लैक होल से संबंधित। तो ये सब वैज्ञानिक, जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं इस क्षेत्र के, उनके द्वारा भी इस थ्योरी को कहीं ना कहीं मान्यता प्रदान की गई है। इसके दूसरा प्रमुख हिस्सा है आकाश गंगा। उसको अब समझ लेते हैं। मैं जब तक चित्र बना लेता हूँ उसको। वेरी सॉरी, मैंने पॉज कर दिया था क्योंकि मैं सोचा कि पहले पूरा चित्र बना लेता हूँ, आपका टाइम भी नहीं बर्बाद होगा इस वजह से। ये जो आकाश गंगा है हमारी, या हम ये जैसे ब्रह्मांड जब पढ़ते हैं तो हमारी अभी तक की जानकारी में पूरे ब्रह्मांड में लगभग 2 अरब से ज्यादा गैलेक्सीज हैं। 2 अरब से ज्यादा आकाश गंगाएं हैं। देखिए, आकाश गंगा बहुत सारी हैं और इसके आधार पर हम ये निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि ब्रह्मांड जितना हमको अभी हम जान पाए हैं केवल उतना ही बड़ा है। हबल ये कहते हैं कि, एडविन हबल ये कहते हैं कि हम ब्रह्मांड को 13.9 अरब साल पुराना तो मानते हैं, लेकिन ये अभी भी निर्मित होता चला जा रहा है, अर्थात इसमें निर्माण प्रक्रिया बनती चली जा रही। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल वो देते हैं कि जैसे हम एक गुब्बारे को, जिसमें हवा नहीं भरी हुई है, गैस नहीं भरी हुई है, उसमें कुछ डॉट्स लगाते हैं, छोटे छोटे डॉट्स लगाते हैं कई सारे, और फिर जब हम उसमें हवा भरने या गैस भरना शुरू करते हैं तो चाहे वो जितने नजदीक डॉट लगाएं, जब हवा भरना शुरू करते हैं वो धीरे धीरे करके क्या होता है, जब गुब्बारा फूलता है तो उस गुब्बारे में बने हुए डॉट जो होते हैं वो धीरे धीरे करके एक दूसरे से काफी दूर होते हुए चले जाते हैं। ब्रह्मांड भी इसी गुब्बारे की तरह की बिल्कुल संरचना है कि जो हमारी गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होती चली जा रही और बीच का स्थान रिक्त होता चला जा रहा है। ये जो रिक्त होता हुआ स्थान है और वो लगातार जो बढ़ता हुआ दूर होती हुई स्थितियां हैं आकाश गंगाओं की, यही चीज हमको बताती है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो अभी भी निर्माण की प्रक्रिया में लगा है। ध्यान रखिएगा, हमारी आकाशगंगा जो ब्रह्मांड है उसमें लगभग 2 अरब से ज्यादा आकाशगंगाएं हैं। अब हम अपनी आकाशगंगा की बात करते हैं, जो हमारी है, जो हमारी प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं, अर्थात जहां पर हम रहते हैं, जिसका जो केंद्र में हम कहीं ना कहीं इसी में कहीं पर रहते होंगे, हम उस जगह की बात करें। देखिए, जब हम अपनी आकाशगंगा की बात करते हैं तो इसको हम कई नामों से जानते हैं। सबसे पहले तो इसको मिल्की वे कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा।
इसको ऐरावत पथ भी कहा जाता है, इसको मंदाकिनी भी कहा जाता है, तो कई नामों से जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। खासतौर से मिल्की वे या ऐरावत पथ के नाम से जाना जाता है। इसकी जो संरचना है, इसकी जो आकृति है, डिजाइन है, वो सर्पिल है, स्पाइरल है, कुछ ना कुछ स्पाइरल, इस तरह का स्पाइरल है, जो अमीबा की तरह का स्पाइरल है। इसमें जो वैज्ञानिक बताते हैं वो ये है कि इसकी 3 भुजाएं हैं, 1 2 3, और ये जो भुजाएं हैं ये इनका विस्तार बहुत करोड़ों किलोमीटर की स्थितियों में, प्रकाश वर्ष की स्थितियों में है। और ये जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं में बहुत बड़ी मात्रा में धूलकण, ये छोटे छोटे धूलकण, ये एक तरह की जो भुजाएं हैं, ये एक तरह की फैक्ट्री है। हमारी आकाशगंगा की भुजाएं जो हैं, तीनों भुजाएं, वो एक तरह की फैक्ट्री हैं। इन भुजाओं में बहुत बड़ी मात्रा में धूलकण है, धुआं है, बहुत सारे जो फोर्सेस हैं, जो पूरे हमारे ब्रह्मांड में 4 तरह के प्रमुख फोर्स कार्य करते हैं, चाहे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो, स्ट्रांग फोर्स हो, वीक फोर्स हो, या अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो। तो ये जो फोर्स हैं, ये चारों तो हैं ही, साथ में इसके अतिरिक्त भी कई सारे फोर्सेस यहाँ पर कार्य करते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में लाइट है, प्रकाश है, यहाँ पर मॉस है, द्रव्यमान है, यहाँ पर घनत्व है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हीलियम है, या अन्य गैस, जो भी उत्पत्ति से संबंधित अन्य विषय हो सकते हैं, अन्य आवश्यक संसाधन हो सकते हैं, सब है। और इसीलिए नए ग्रह, नए तारे, नए उपग्रह, नए आकाशीय पिंडों का निर्माण इस जगह पर, इन भुजाओं में होता रहता है। और जब ये नए निर्मित होते हैं तो धीरे धीरे करके ये खाली होती हुई जगहें, जहां पर एक सौर मंडल या तारे का अंत होता है, उन क्षेत्रों में लगातार प्रवेश करती रहती हैं और गतिशील अवस्था में बनी रहती हैं। दूसरी चीज है, ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सभी की सभी चीजें गतिशील हैं। जब हम इस पूरी आकाशगंगा की बात करते हैं तो इस आकाशगंगा में, जो हमारी आकाशगंगा है, ऐरावत पथ या मिल्की वे, इसका जो समय है लगभग 13.9 अरब वर्ष पुराना, ये भी मानकर चलते हैं। और इसकी जो जानकारी हमको सबसे पहली दी थी, वो इसको देखने का काम किया था गैलीलियो ने। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मंदाकिनी को या ऐरावत पथ को या मिल्की वे को जो देखा था वो गैलीलियो ने देखा था। लेकिन इससे संबंधित समस्त प्रकार की जो थ्योरी प्रस्तुत की, वो हब्बल के द्वारा प्रस्तुत की गई। एडविन हब्बल ने सबसे पहले इसकी उत्पत्ति, इसके निर्माण, इसके केंद्र इत्यादि सभी की जो थ्योरी प्रस्तुत की, वो एडविन हब्बल के द्वारा प्रस्तुत की गई। गैलीलियो ने तो केवल पहली बार इसको अपनी सैटेलाइट या उसे दूरबीन से देखा था मात्र, यह स्थिति है। जब हम इसकी भीतर तारों की बात करते हैं कि आखिर इसमें कितने तारे हो सकते हैं, तो जैसा आंकड़े लगाए जाते हैं कि इसके भीतर लगभग 10 से 10 की पावर 11 मिलियन तारे हैं। ध्यान रखिएगा, 10 की पावर 11 मिलियन तारे, अर्थात खरबों की संख्या में तारे हैं। बहुत थोड़े बहुत नहीं, खरबों की संख्या, हमारा सूरज जैसा है ऐसे खरबों की संख्या में तारे यहाँ पर 10 की पावर 11 मिलियन तारे यहाँ पर विद्यमान है। ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, इसका जो बीच का केंद्र है, ध्यान रखिएगा, वो पूरी तरह से खाली है। इस खाली भाग को हैलो कहा जाता है। ये जो खाली भाग आपको दिख रहा है, ये खाली भाग जो है, ये हैलो कहलाता है। ये जो रिक्त भाग है वो हैलो कहलाता है। अगर हम इसके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की दूरी की बात करें कि इस केंद्र से उस केंद्र के बीच की जो रिक्त भाग है उसकी दूरी कितनी होगी, तो 2 लाख प्रकाश वर्ष है दूरी इसकी। यहां से यहां तक की दूरी लगभग 2 लाख प्रकाश वर्ष की स्थिति में है। दूसरी बात, इसके केंद्र में एक ब्लैक होल है, बिल्कुल केंद्र में है ब्लैक होल, और बहुत बड़ा ब्लैक होल है, जिसकी तस्वीरें या इससे संबंधित कई सारी बातें हमारे विभिन्न वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत भी की हैं। और ये ब्लैक होल का जो क्षेत्र है, ये ध्यान रखिएगा, ये बल्ज कहलाता है। ये जो बल्ज लिखा हुआ है, ये ब्लैक होल का यह क्षेत्र बल्ज कहलाता है, जहां बहुत बड़ी मात्रा में लाइट संकेंद्रित होती है। क्योंकि ब्लैक होल का एक सिद्धांत है, वो लाइट को अपनी तरफ खींच भी लेता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल उसका इतना अधिक होता है कि वो लाइट को भी नहीं छोड़ता। और यहाँ पर लाइट का संकेंद्रण हो जाता है और
क्योंकि उसके में प्रवेश करने के बाद तो लाइट दिखती नहीं, लेकिन संकेंद्रण कहीं ना कहीं लाइट का होता जाता है। तो ये बहुत अधिक प्रकाश का ये जो क्षेत्र है वो बल्ज कहलाता है, और ये बहुत अधिक प्रकाश का जो क्षेत्र है वो गुरुत्वाकर्षण ब्लैक होल कहलाता है। ब्लैक होल के भीतर की संरचना अलग है ब्लैक होल के बाहर की। अभी हाल में ही नासा के वैज्ञानिकों ने पहली बार विश्व का ब्लैक होल की तस्वीर खींचने का सफल प्रयास किया, और उसमें सफल भी रहे। और वो ब्लैक होल जो खींचा की फोटो उन्होंने खींची, उसमें कुछ हमको एक बहुत चमकता हुआ हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, और उसके बीच में एक डॉट, ब्लैक बिल्कुल डॉट दिखाई पड़ा। अर्थात कुछ इस तरह की स्थितियां अगर कहें तो एक डॉट है, उसके ऊपर कुछ प्रकाश का ऐसे संकेंद्रण हो रहा है, अर्थात प्रकाश उससे टकरा के पास से या फिर गुजर रहा है, या गुजरने की स्थिति में यहाँ पर गायब हो जाता है, अर्थात यहाँ पर प्रकाश का संकेंद्रण होता चला जा रहा है। तो ये जो है वो उसी तरह का बल्ज है। ध्यान रखिएगा, बल्ज मतलब प्रकाश का संकेंद्रण है। यहाँ पर ब्लैक होल क्या है वो तो उसके भीतर की संरचना पढ़ेंगे, जो भी जैसी भी स्थितियां हैं, मतलब जितना वैज्ञानिक थ्योरी हमारे सामने प्रस्तुत है, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ थ्योरी प्रस्तुत नहीं है इत्यादि। तो ये ध्यान रखिएगा, इस आकाशगंगा के भीतर कोई भी चीज स्थिर नहीं है। जितने भी, मान लीजिए जैसे ये हमारा सौरमंडल है, हम इसको ही ले लें, इस डॉट को, तो इस डॉट को ये भी लगातार पूरे के पूरे इस क्षेत्र में गतिशील अवस्था में है, अर्थात हमारा जो सौरमंडल है वो भी गतिशील अवस्था में। और इस गतिशील अवस्था में इसको पूरा का पूरा इस केंद्र का चक्कर लगाने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सूर्य को एक चक्कर लगाने में, इस पूरे आकाशगंगा के केंद्र का एक चक्कर लगाने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारी आकाशगंगा का स्वरूप है सारा का सारा इत्यादि। तो 10 मिलियन 10⁻11 मिलियन तारे हैं। उत्पत्ति 13.9 अरब वर्ष पहले की है, हब्बल ने इसको खोजा था। इसकी आकृति जो है वो स्पाइरल है, सर्पिलाकार है। इसके खाली भाग को हैलो कहते हैं। इसका जो खाली भाग के बीच में जो ब्लैक होल का या प्रकाश का एक संकेंद्रित केंद्र है उसे बल्ज कहते हैं। इसकी जो भुजाएं हैं वो फैक्ट्री का काम करते हैं, जहां ग्रह, तारे इत्यादि का निर्माण होता रहता है, और यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में संसाधन उपलब्ध है। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा, हमारी आकाशगंगा, ये जो आकाशगंगा है, इसमें क्योंकि तारों की संख्या 10⁻11 मिलियन है, तो इसमें जो हमारा सबसे बड़ा तारा है, कोई भी एक बड़ा सबसे तारा जो है वो है बीटलगेउस। ध्यान रखिएगा, बीटलगेउस जो है वो हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा है। बीटलगेउस हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा, जो हमारे सूर्य से लगभग 2.5 करोड़ गुना बड़ा है। ये भी ध्यान रखिएगा, हमारा जो सूर्य है, सन है, उससे लगभग 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ गुना बड़ा है बीटलगेउस। इतना बड़ा स्थिति है इसकी। अगर हम अपनी आकाशगंगा का सबसे चमकीले तारे की बात करें कि हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कौन सा हो सकता है, तो हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा है सीरियस। ये भी ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा गया है। बीटलगेउस भी पूछा गया है, सबसे बड़ा तारा कौन सा है, तो बीटलगेउस है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो सीरियस है। ध्यान रखिए, सीरियस जो है वो हमारे सूर्य से लगभग 2 गुना बड़ा है, ये भी स्थिति है। और जो प्रकाश की स्थिति है वो 20 गुने से अधिक ज्यादा है, तो काफी बड़ा भी है, और प्रकाश भी सबसे चमकीला तारा। तो सीरियस, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है, इसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। डॉग स्टार ये एक प्रकार का व्हाइट ड्वार्फ है। तारों की स्थितियों में व्हाइट ड्वार्फ भी होता है। सबसे अपनी अंतिम स्थिति में जब पहुंचता है तो व्हाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ की स्थितियां बनती हैं। तो व्हाइट ड्वार्फ है ये एक प्रकार का, और इसे डॉग स्टार भी कहते हैं, सबसे चमकीला तारा। बीटलगेउस सबसे ज्यादा बड़ा तारा। अगर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि हमारे सूर्य के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, तो हमारे सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये ध्यान रखिएगा, हमारे सूर्य के सबसे नजदीक का तारा जो है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये हमारे सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इस
प्रॉक्सिमा सेंचुरी की हम अपने सूर्य से दूरी की बात करें तो ये लगभग 4.25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। 4.25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। ध्यान रखिएगा, हमारे सूर्य से सबसे नजदीक, हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीक का तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो हमसे लगभग 4.25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा बीटलगेयूज, हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा सिरियस, और हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं इससे संबंधित, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये भी स्थिति है, अगर हम एक, आप तारे को बहुत सुनते होंगे जिसे ध्रुव तारा कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा की ओर स्थापित है, जिसे नॉर्दर्न स्टार के नाम से भी जाना जाता है। और ये काफी चमकीला तारा है, ध्रुव तारा, या पोलरिस के नाम से, या हम ये कहें कि क्योंकि ये पोल पर स्थापित है इसीलिए इसको पोलरिस के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी चीज ये है पोलरिस की स्थिति में कि ये हमारे सूर्य से या हमारे सौर मंडल से लगभग 700 प्रकाश वर्ष दूर है, इसीलिए ध्रुव तारा हमको काफी अच्छे ढंग से दिखाई भी पड़ता है। तो ये जो ध्रुव तारे की स्थिति है वो हमसे लगभग 700 प्रकाश वर्ष दूर है। इसी तरह एक और तारा है जो सदर्न स्टार कहलाता है। सदर्न स्टार जो है वो हमारे साउथ पोल की तरफ स्थापित है, तो वो भी काफी चमकीला तारा है जो हमको अक्सर दिखाई पड़ता है। इससे संबंधित कुछ छोटी छोटी बातें और हैं, उनको भी समझ लेते हैं। जो थोड़ी आपसे जैसे यूनिट्स पूछ लेता है, तो वो जो अभी निकल के सामने आए कि एक प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो एक प्रकाश वर्ष का मतलब ही है कि प्रकाश की एक किरण जो है वो एक वर्ष में कितनी दूरी तय करती है। तो एक प्रकाश की एक किरण एक वर्ष में कितनी दूरी तय करती है, उतने किलोमीटर की जो दूरी होती है वो एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। अगर हम इसकी बात करें कि ये कितनी हो सकती है, क्योंकि प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की है। ये ध्यान रखिएगा, प्रकाश की चाल जो है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की है। एक प्रकाश वर्ष की बात करें 9.4 इंटू 10 की पावर 15 मीटर जो इसकी दूरी है। अगर किलोमीटर की बात करें 9.4 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। तो ये प्रकाश की चाल है, ध्यान रखिएगा। एक वर्ष में प्रकाश 9.4 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर चलता है, या 9.4 इंटू 10 की पावर 15 मीटर चलता है। और रफ्तार क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की। दूसरी एक और यूनिट पूछ लेता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, एक खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अगर हम बात करें तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होती है। लगभग की बात करें तो ध्यान रखिएगा, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर ये होती है सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम इसको वैसे आंकड़े में कन्वर्ट करें 1.48 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर की स्थिति होती है, या 1.48 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर की, या लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो दूरी। या एक और प्रश्न पूछा जाता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। सॉरी, इसका ये प्रश्न होता है एक प्रकाश वर्ष में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। तो एक प्रकाश वर्ष में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पूछता है तो 63.24 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर, सॉरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये ध्यान रखिएगा। तो एक प्रकाश वर्ष में 63.24 इंटू 10 की पावर 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो अक्सर आपसे प्रश्नों में पूछ लेती हैं, ली जाती हैं कभी कभी। तो ये तो साइंस में भी पूछी जा सकती हैं, ज्योग्राफी में भी, तो इनको भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हमारा जो सूर्य का हिस्सा है, तारों वाली उत्पत्ति का हिस्सा, प्लस उसके बाद जो हमारे ग्रहों की स्थिति है उसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत